छात्रों, आइए आज हम डॉक्टर सत्य प्रकाश जी द्वारा लिखित एक निबंध प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह निबंधों के क्रम में यह आपकी किताब में अंतिम निबंध है। सबसे पहले डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। अध्ययन की समाप्ति के बाद वे प्रयाग विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक बने। बाद में इसी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। वे विज्ञान परिषद के प्रमुख संचालकों में से एक थे। हिंदी में वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखने में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 2 अच्छे कोशों का संपादन कार्य भी किया। कोश कहने से वर्ड बुक, शब्दकोश। उनकी प्रमुख कृतियां हैं वैज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा, सामान्य रसायन शास्त्र। 2 प्रमुख कोश ग्रंथ जो है संपादित, अंग्रेजी से हिंदी वैज्ञानिक कोश और मानक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। आइए इस पाठ में प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि जो निबंध लिखा है उसमें उन्होंने क्या विचार बिंदु रखे हैं उसको जान लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आज की उन्नति चमत्कृत करती है, किंतु विज्ञान की जो उन्नति प्राचीन भारत में हुई थी वही आज की उन्नति का आधार है। भारतीय ऋषि मुनियों ने कार्य कारण संबंध चक्रों के आधार पर प्रकृति की मितव्ययिता और प्रकृति के उपादानत्व के नियमों से परिचित होकर अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की थी। भारतीय मनुष्यों ने ज्ञान के क्षेत्र में कभी भी किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं दिखाई थी। परवर्ती काल में परतंत्रता और संकीर्णता के व्यूह में फंसकर भारत अपनी समृद्ध प्रगति की धारा को अक्षुण्ण रखने में असमर्थ हुआ। फिर भी आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों की चकाचौंध में प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस पाठ में लेखक ने भारत में हुई प्राचीन काल में जो हुई वैज्ञानिक उपलब्धियां उनको यहाँ पर गिनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि भारत के ऋषि मुनि जो प्राचीन काल में थे वे लोग भी एक बड़े बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने जिन चीज़ों का आविष्कार किया था वे चीज़ बाद में भारतीय सभ्यता की उन्नति का आधार बना। तो आइए अब हम चलते हैं उस पाठ की ओर जिसको लिखा है डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने। मैं इस पाठ को पढ़ते जाऊंगा, वाचन करते जाऊंगा और जहाँ पर कुछ कठिन प्रसंग आएगा या समझाने की नौबत आएगी तो मैं समझाऊंगा। प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां कहने से अचीवमेंट, क्या क्या वैज्ञानिक खोज किए थे उन्हीं का लेखा जोखा है ये। कब कौन? प्राचीन भारत के समय में और भारत के ऋषि मुनियों ने। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां। लेखक लिखता है, सभ्यता का विकास सृष्टि में किस देश में सर्वप्रथम हुआ यह प्रश्न व्यर्थ है। देश की कल्पना आने के बहुत पहले से ही सभ्यता आगे बढ़ चुकी थी। वैदिक कल्पना में समस्त पृथ्वी ही हमारी माता थी और द्वैव हमारा पिता। समस्त भूखंड हमारी कर्मभूमि थी और समस्त वसुंधरा पर हमारा परिवार विस्तृत था। शुरुआत से लेखक कहता है कि सर्वप्रथम किस देश में
कौन सी सभ्यता सबसे पहला विकास किया, यह प्रश्न ही व्यर्थ है, क्योंकि देश तो बाद में आते हैं। हमारी वैदिक कल्पना में जो जो चीज़ें लिखे गए हैं वैदिक वेदों में, वे सब भी वैज्ञानिक चमत्कार ही हैं। लेखक कहता है, वैदिक कल्पना में समस्त पृथ्वी ही हमारी माता थी और द्वयो हमारा पिता। द्वयो कहने से आकाश, पृथ्वी हमारी माता थी और आकाश हमारा पिता। समस्त भूखंड पर हमारी कर्मभूमि थी और समस्त वसुंधरा पर हमारा परिवार विस्तृत था। 20वीं-21वीं सदी में जिस प्रकार ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश और काल की सीमा का महत्व नहीं रहा, उसी प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल में भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश और काल की सीमा का महत्व ही नहीं था। लेखक समझाना चाहता है कि जिस तरह आज जो 21वीं सदी चल रही है, जो जो वैज्ञानिक खोज हासिल किए जा रहे हैं, वे खोज किसी एक देश की या किसी एक काल के नहीं हैं, वे सारे देशों के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है और सब दिन के लिए है। ऐसे ही प्राग ऐतिहासिक काल में, मतलब प्राचीन भारत में भी जो विज्ञान के क्षेत्र जिन जिन दिशाओं में आगे बढ़ी थी, वे सब भी देश और काल की सीमा से परे थे। मतलब देश और काल की सीमा का कोई महत्व पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मानव मात्र ने संस्कृति और सभ्यता के परिवर्धन में हाथ बटाया और इस भूमि को सुखद बनाया। मानव को प्रारंभ से ही यह विश्वास था कि उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उसके समीपवर्ती साधनों से हो जाएगी। यह उसकी आस्तिक भावना थी। तो लेखक कहता है, प्राचीन काल से प्रत्येक मानव ने संस्कृति और सभ्यता के परिवर्धन में, मतलब विकास में अपना हाथ बटाया है और इस भूमि को सुखद बनाया है। हर इंसान को यह विश्वास था कि उसे जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वे सारी चीज़ें उसके आसपास ही हैं और इन्हीं से उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। यह उसकी आस्तिक भावना थी। इसलिए ही आज हम इस स्तर पर खड़े हैं, विकास के स्तर पर खड़े हैं। आगे लेखक लिखता है, मनुष्य का प्रादुर्भाव होने से पूर्व यह वसुंधरा पशुओं, वनस्पतियों और जड़ ऐश्वर्यों से संपन्न थी। मनुष्य ने समझा उसका यह अधिकार बनता है कि वह इन संपन्नताओं का उपयोग और उपभोग करे। इसी भावना ने ही मनुष्य को वैज्ञानिक बना दिया। तो यहाँ लेखक उस समय की बात करता है जब इंसान पहली बार इस धरती में आया, तो उसने क्या देखा कि उसके चारों ओर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, वनस्पति कहने से पेड़ पौधे हैं, और जड़ ऐश्वर्य भी हैं। जड़ ऐश्वर्य कहने से खनिज खान, ये सारे चीज़ उसने अपने आसपास देखा और उसने यह समझा कि इन सारे ये जितनी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर मेरा हक बनता है कि मैं इनका उपभोग करूं और इनका उपयोग करूं। तो इसलिए धीरे धीरे वह उनका उपयोग करते हुए वह वैज्ञानिक बन बैठा। असल में बात यह है कि जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के खोज किए जाते हैं और अंत में कोई नई चीज़ का उद्भावन जरूर होता है और उसके पीछे विज्ञान ही काम करता है। आगे लेखक लिखता है, अपने आदिकाल में मनुष्य ने जो सबसे अनोखा आविष्कार किया वह था कार्य और कारण का संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? सबसे पहले जो आविष्कार उसने किया वह था कार्य और कारण का संबंध। ये क्या चीज़ है? यह एक बात समझने की है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इस बात को ठीक तरह से समझ पाना भी एक बहुत बड़ा आविष्कार था मनुष्य जाति के लिए। यही लेखक कहना चाहता है। क्षुधा की निवृत्ति भोजन से होती है, भोजन से शरीर बढ़ता है, अनुपयुक्त भोजन से रोग उत्पन्न होते हैं और रोगों से अंत में मृत्यु होती है। ये बातें आज तो हमें सामान्य लगती है, बहुत सिंपल सा लगता है कि हाँ भाई, भूख लगने से हम खाना खाते हैं,
और खाना खाने से शरीर बढ़ता है, और गलत सलत खाना खा देंगे तो फिर खा जाएंगे तो क्या होगा, हमें बीमारी आ जाएगी और बीमारी से मौत। ये बातें बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन यहाँ लेखक कहता है किंतु मनुष्य समुदाय ने जब पहली बार इस कार्य कारण का अनुभव किया होगा तो उसके कौतूहल का ठिकाना न रहा होगा। पशु भी भोजन करते हैं, वे भी हमारी तरह रोगी होते हैं और अंत में विनष्ट होते हैं। वे अंतः प्रेरणा से अपने सारे कर्म करते हैं, पर कार्यकरण संबंधी व्यापक नियम का आभास उन्हें होता है कि नहीं होता, इसमें डाउट है, इसमें संदेह है। युगों से अरण्य में रहने वाले पशुओं ने आज तक इस कार्यकरण नियम का अपने हित के लिए उपयोग नहीं किया। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने इस नियम के महत्व को समझा। इसका अर्थ यह हो गया कि ये जो पशु पक्षी वनचर हैं, ये सारे जानवर इस कार्य कारण संबंधी व्यापक नियम को नहीं जानते, इसलिए ही आज तक पशु बन बैठे हैं। मनुष्य ने इसको समझा, इस बात को जाना कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और इसलिए आज मनुष्य मनुष्य बन गया। यही लेखक समझाना चाहता है, और इसके आगे का अंश अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक।